हेलो एवरीवन, क्लास 10 विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड। डियर स्टूडेंट, सेकंड बुक कृतिका का सेकंड चैप्टर। ओके, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको करा दिए। सेकंड चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है, जिसके लेखक है कमलेश्वर। पहले मैं थोड़ा सा लेखक परिचय बता दूं, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करें। प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर का जन्म उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी सन 1932 में हुआ था। इनके पिता बचपन में ही इन्हें अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। इनके पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। हाई स्कूल तक शिक्षा इन्होंने मैनपुरी में ही प्राप्त की। इसके बाद ये प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए किया और पत्रकारिता से जुड़ गए थे, ठीक है। इन्होंने सारिका, नई कहानी, दैनिक जागरण, ठीक है, तथा भास्कर का संपादन बड़ी कुशलता से किया। ये आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की परिचर्या में भी भाग लेते थे। कुछ वर्षों तक मुंबई की फिल्मी दुनिया में भी ये रहे थे। कौन? कमलेश्वर, ठीक है बेटा। 27 जनवरी सन 2007 को दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें अटैक आ गया था, अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म हुआ था 6 जनवरी 1932 में और मृत्यु कब हुई थी? 2007 में, ठीक है। इन्होंने कई कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण एवं समीक्षा ग्रंथ आदि इनकी रचनाएं थी। इन्होंने बहुत से कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, नाटक भी, यात्रा वृत्तांत भी और समीक्षा ग्रंथ भी, ठीक है। नई कहानी की भूमिका, समांतर सोच और मेरा पन्ना, ये इनकी समीक्षा ग्रंथ थे, ठीक है। इनकी यात्रा वृत्तांत, खंडित यात्राएं, संस्मरण, अपनी निगाह में। इनकी जो भाषा है बेटा, वो कमलेश्वर की जो भाषा थी वो अंग्रेजी, उर्दू एवं आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी, उर्दू, ठीक है। मुहावरों के सुंदर प्रयोग से भाषा में प्रवाहमयता आ गई। इनकी कहानियों में वर्णनात्मक और आत्मकथ्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये कहानी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, समीक्षा ग्रंथ भी लिखे इन्होंने, ठीक है। तो देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक, हमारा जो पाठ है, पाठ का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी भूमिका बता रही हूँ कि किस बारे में है। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर की व्यंग्यपूर्ण रचना है। ये लेखक की एक व्यंग्यपूर्ण रचना है, ठीक है। इस कहानी में पूरा व्यंग नाक पर केंद्रित है। ये कहानी जो उनकी है वो व्यंग्यपूर्ण रचना है। इस कहानी में पूरा व्यंग नाक पर केंद्रित है, ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ बेटा नाक को मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। कहा जाता है ना, नाक कट गई, नाक कटा दी, नाक काटना आदि मुहावरे से सम्मान नष्ट होना, अपमानित करने के लिए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। नाक कटना, नाक कटा दी, ठीक है, ये सब मुहावरे हम हिंदी में प्रकट करते हैं, जिससे ये होता है कि सम्मान नष्ट होने और अपमानित करने के लिए इन मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर कमलेश्वर ने इस व्यंग्यपूर्ण लेख में, ठीक है, कमलेश्वर ने स्वाधीन भारत के, जब हमारा भारत देश स्वाधीन हो गया, स्वतंत्र हो गया, स्वाधीन भारत के उन शासकों, प्रशासकों पर पहला व्यंग किया है जो अभी तक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त नहीं हुए। स्वतंत्र होने के बावजूद भी मानसिक रूप से अभी तक भी वो गुलाम बने हुए हैं। देश स्वाधीन हो गया, परंतु जॉर्ज पंचम अभी तक उनके लिए सम्मान के पात्र हैं। मूर्तिकार पूरे देश का दो, अब जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति होती है बेटा, उस पर नाक नहीं होता, ठीक है।
अब रानी एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी है, ठीक है, एलिजाबेथ, वो कहाँ पे आ रही है? भारत आ रही है। परंतु भारत के अखबारों में उनकी कीमती सूटों, उनके नौकरों बावर्चियों का वर्णन किया गया। अब लोगों के आगे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जॉर्ज पंचम की इंडिया गेट के सामने एक जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है और मुँह इस पर नाक नहीं है। अब नाक को लेकर सबको चिंता हो रही है कि रानी आ रही हैं तो अब हमें जॉर्ज पंचम की उस मूर्ति पर नाक को लगाना है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि भारत देश स्वाधीन हो चुका, स्वतंत्र हो गया, लेकिन फिर भी भारत के जो शासक हैं, ठीक है, जो शासक प्रशासकों पर यहाँ लेखक ने व्यंग किया है, वो अभी तक मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। देश स्वाधीन हो गया, परंतु जॉर्ज पंचम आज भी उनके लिए सम्मान के पात्र हैं। मूर्तिकार पूरे देश का दौरा कर, ठीक है, फिर ये प्लानिंग की जाती है कि अब मूर्ति पर कैसी नाक लगाई जाए। फिर एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है। मूर्तिकार पूरे देश का दौरा करके भारतीय महापुरुषों, बलिदानियों, क्रांतिकारियों सबकी नाकें, ठीक है, सभी स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अवलोकन करता है कि जिसकी भी नाक इस पे फिट बैठ गई, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर हम उस नाक को लगा देंगे। परंतु उसको सबकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी दिखाई देती हैं। देश हित के लिए सन 1942 में शहीद हुए बच्चों, ठीक है, शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाकें भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी लगती हैं। जॉर्ज की मूर्ति पर नाक फिट करने के लिए हमारे शासक प्रशासक इतने उतावले हैं कि देशभक्तों की नाक काटने को भी तैयार हैं, ठीक है। अंत में वे किसी भारतीय की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा देते हैं, जिंदा नाक, और लोगों से इस बात को छिपाते हैं, ठीक है। ये इसी पर आधारित ये कहानी है, ठीक है, पाठ है, जिसमें लेखक कमलेश्वर ने शासक प्रशासकों पर गहरा व्यंग किया है, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक प्रसिद्ध कहानीकार कमलेश्वर ने की एक व्यंग्यपूर्ण रचना है, ठीक है बेटा। इतना आपको मैंने समझा दिया कि इसमें किस बारे में बात की गई है। जॉर्ज पंचम की नाक, जैसा कि पाठ का शीर्षक है। देखिए अभी स्टार्टिंग में क्या दिखाया है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी कौन? एलिजाबेथ, द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आ रही हैं। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। देखिए रानी एलिजाबेथ, ठीक है, इंग्लैंड की रानी थी, हिंदुस्तान आ रही थी, और अब हिंदुस्तान के टेलर को ये चिंता थी कि रानी एलिजाबेथ जब हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या और कैसी ड्रेस पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने आया था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फोटो के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतारें हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है, ठीक है। अब रानी की ड्रेस बनाने वाले दर्जी को भी बहुत ज़्यादा चिंता थी कि रानी जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल जाएगी तो उसके कपड़े कैसे होने चाहिए। इंग्लैंड के अखबारों की कतारों में, हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन क्या खबर
आई कि रानी ने एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसमें रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उसके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने वाले, पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। देखिए, कहा जाता है ना बेटा, बड़े लोगों के तो कुत्तों तक को भी वैल्यू दी जाती है। वही बात है, रानी एलिजाबेथ के बावर्ची, ठीक है, उसके बावर्ची, उनके खानसामों, उनके अंगरक्षकों, यहाँ तक कि उनके कुत्तों तक की भी पूरी हर बात अखबारों में छपी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, अर्थात वहाँ तैयारियाँ हो रही थी और हिंदुस्तान में सारी खबर आ रही थी। इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में, राजधानी क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का, देखिए बेटा उस समय 5,000 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, ठीक है, आज तो 5,000 रुपये को कुछ नहीं समझा जाता। इन अखबारों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, पालम एयरपोर्ट का है दिल्ली में, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी अब दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्याता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। तभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगता है। देखिए क्या कहा गया है कि क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा कि रानी आ रही है। देखिए, वह आए हमारे घर, मतलब हमारे यहाँ रानी आ रही है, खुदा की रहमत है। कभी हम अपने आप को देखते हैं और कभी अपने घर को, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, अर्थात नई दिल्ली को पूरी तरह से सजा दिया गया, साफ सुथरा कर दिया गया। हर जगह, हर सार्वजनिक स्थल पर रंग रोगन कर दिए गए, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था कर दी गई। दिल्ली को लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। दिल्ली को देखिए, और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, सड़कें जवान हो गई, तब किसी ने किसी को कुछ काम करने के लिए कहा नहीं। सभी अपनी अपनी ड्यूटी समझकर अपने अपने अनुसार कार्य करने लगे। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। देखिए, और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, अर्थात जहाँ अब तक हर जगह गंदगी ही गंदगी थी, धूल मिट्टी जमी हुई थी, ठीक है, वो बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरफ श्रृंगार किया, लेकिन एक पूरी दिल्ली को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। इंडिया गेट के सामने नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे। नाक अर्थात इस मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए
कितने कितने दंगे हुए, कितनी कितनी लड़ाइयाँ हुई, आंदोलन हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, ठीक है, चंदा जमा किया गया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर तो लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्होंने शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। ठीक है बेटा, देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा। रानी एलिजाबेथ, इंग्लैंड की जो रानी थी, वो भारत के में दौर के लिए हिंदुस्तान आ रही थी। अब वहाँ के दर्जी को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि रानी जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल पहुँचेगी तो उनकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। 5,000 रुपये का नीले रंग का उनके लिए सूट तैयार करवाया गया और पूरी दिल्ली को एक दुल्हन की भांति सजा दिया गया, अर्थात हर जगह को साफ सुथरा करके अच्छा कर दिया गया। लेकिन अब सबके आगे एक समस्या आ रही थी, जॉर्ज पंचम की नाक, क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। अब उस नाक को लगाने की सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है, और ये ठीक है बेटा, इतना हमने आज पढ़ा। इससे आगे मैं आपको कल समझाऊंगी। जो भी आपको समझाया इसे अच्छे से आप पढ़ लेना। ओके, कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।